तो आइए हम लोग समझते हैं श्वसन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे पोषण, उसमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए थे। पाचन तंत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, भोजन जो हम लोग करते हैं वो भोजन पूरी तरह पच जाता है। अब सवाल होता है कि क्या भोजन पच जाने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ऐसा नहीं है। भोजन पच जाने से हमें कभी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है उस समय तक जब तक हम श्वसन की क्रिया न करें। तो श्वसन की वजह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना पचकर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा हो जाता है, और जैसे हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंच जाता है एल्वेलाई के रास्ते हीमोग्लोबिन से होकर, और वहां जाकर CO2 और थोड़ा जल ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हम शक्तिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो हम लोग अब बातें करते हैं श्वसन की। तो श्वसन में क्या है कि हम लोग का जो शरीर है वो हमेशा गर्म रहता है, इसका कारण भी श्वसन ही है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह पचकर हमें ऊर्जा की प्राप्ति कराता है, वो भी श्वसन ही है। मरने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, इसका कारण है कि मरने के बाद श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है। जैसे ही बंद होती है धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा होने लगता है। या कभी कभार होता है मारपीट के दौरान कुछ ज्यादा मारपीट पड़ जाता है, तो उस दौरान जो है धीरे धीरे सांस की क्रिया कम होने लगती है, यानी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। उस कारण भी हमारा शरीर धीरे धीरे ठंड पड़ जाता है। तो डॉक्टर जाते हैं और डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, पुनः हमें ऑक्सीजन की क्रिया शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन की, सांस लेना शुरू हो जाता है, और उस दौरान फिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है। देन हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और शरीर फिर पूर्णतः नॉर्मल हो जाता है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन उपचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म, यानी किसी चीज को तोड़ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उपचकर ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, ऑक्सीजन जाता है तो उसको उस ग्लूकोज को तोड़ देता है। तो एक क्रिया क्या कहलाता है, उपापचय कहलाता है। श्वसन क्रिया स्तनधारियों में होता है। हम स्तनधारी मैमिलीय वर्ग के जो लोग हैं इसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है। हाल ही में आए कोरोना रोग फेफड़ा को अटैक करता था, फेफड़ा पे अटैक करता था, इस कारण हमें परेशानी होती थी सांस लेने में, यानी फेफड़ों में नमी जम जाता था, उस कारण हम मर भी सकते थे। तो एक कोरोना का हाल था। ग्लूकोज कोशिका के प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब बातें करते हैं हमारे शरीर में कितने कोशिका है। तो देखिए जो हमारा वजन है ऑन वेट, जो हमारा वजन है इतना और गुनी 10 के पावर 15, इतना कोशिका जो है हमारे शरीर में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मेरी वजन 65 kg है, तो 65 गुनी 10 के पावर 15 कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित है। तो इतना ही माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है, प्रत्येक जगह माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, जितने कोशिका उतने माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। अब हम लोग यहाँ से बातें करते हैं सांस लेने के लिए, कि हम लोग सांस लेते हैं तब क्या। तो देखिए हम लोग वायुमंडल से सांस लेते हैं तो इस दौरान क्या है कि हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78%, कितना लेते हैं 78%, और ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग कितना परसेंट, 21% लेते हैं, ये आप भी जानते हैं। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन 21%, और CO2 लेते हैं 0.02%, इतना लेते हैं। आप इसको मान के चलो ये 100% के बराबर है। कुछ अन्य गैसेस भी लेते हैं, ऐसा थोड़े है कि हमारे नाक में चाहे छड़ना है यहाँ केवल ऑक्सीजन ही आ जाएगा, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बहुत सारे गैसेस है जो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गैसेस हम लोग लेते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये गैस हम लोग लेते हैं और छोड़ते क्या है, तो नाइट्रोजन 78% हम लोग छोड़ देते हैं। जो गैसों का विनिमय होता है उसमें नाइट्रोजन 78% हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं लेकिन 17% छोड़ते हैं, और 4% यूटिलाइज हम लोग करते हैं अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को क्रिएशन करने के लिए। और CO2 कितना परसेंट करते हैं, 4% बाहर निकालते हैं। कितना परसेंट, 4% ही बाहर हम लोग निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 4%। तो आप ये अब जान गए कि हम लोग सभी गैसेस लेते हैं, ऐसा कोई छाना नहीं है जिसके वजह से हम लोग केवल ऑक्सीजन ही लेंगे और बाकी गैसेस को नहीं लेंगे, सारे गैसेस को लेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ऑक्सीजन का ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं सांस को लेने में और ऊर्जा को बनाने में। तो ये है सांस लेना। तो सांस लेने की क्रिया को कहते हैं निश्वास। क्या बोलते हैं, निश्वास बोलते हैं, निश्वास। और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निश्वास। क्या बोलते हैं, निश्वास, 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 निश्वास बोलते हैं। सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निश्वास बोलते हैं। यहां तक आप लोग
समझ गए होंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आगे की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, समझते हैं हम लोग जब सांस लेते हैं उससे पहले की कहानी। हम लोग मोटा अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, जैसे बहुत सारे चीजें खाते हैं, नहीं तो जो मोटा अनाज खाते हैं वो इस तरह के फॉर्म में आकर हमारे कोशिका में पचा हुआ रूप में जमा हो जाता है। एक किस है, पचा हुआ किस रूप में है, पचा हुआ भोजन के रूप में है, पचा हुआ भोजन के रूप में ये है। ठीक है, ये पचा हुआ भोजन के रूप में जो है इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज इसको बोलेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब शोषण में दो तरह के होते हैं, एक वह शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, एक वह शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो बातें करते हैं ऑक्सीजन उपस्थित और अनुपस्थित की। तो मान लो यहाँ ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित होगा, मान लो ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित होगा तो इसे बोलेंगे अवायवीय शोषण। क्या बोलेंगे, अवायवीय शोषण। और ऑक्सीजन अगर उपस्थित होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, उपस्थित होगा, तो इसे बोलेंगे वायवीय शोषण। वायवीय शोषण इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायवीय शोषण। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो ऊर्जा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा। कितना बनेगा, थोड़ा सा। आप ऐसे इस चीजों को समझ सकते हैं बहुत कम डॉट में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा। और यहाँ पे वायवीय में चूंकि ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है तो यहाँ ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा, ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा। ऐसे इन चीजों को समझ सकते हैं कि पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है सेल हमारा। तो ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा, ढेरों ऊर्जा का यहाँ निर्माण होगा। अब कितना होगा इसको थोड़ा समझते हैं, ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा। तो अब थोड़ा जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो वो क्या है, 2 ATP। उसका पैमाना क्या है, 2 ATP। थोड़ा अवायवीय के दौरान 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और वायवीय के दौरान 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। हालांकि जब आगे क्लास आप बायोलॉजी के केवल पढ़ेंगे तो उस यहाँ पे 36 और यहाँ पे 4 होगा। उसका एक अलग ही प्रोसेस है जो आप बाय द वे मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल आप समझिए मैट्रिक लेवल में 38 ATP वायवीय में और अवायवीय में 2 ATP। ATP का पूरा नाम आपको बताते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। एटीपी को ही हम लोग जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। एटीपी को ही क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एटीपी को क्या बोलेंगे, जैव ऊर्जा भी बोलेंगे। एटीपी को क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। ऊर्जा मुद्रा भी, ऊर्जा मुद्रा मनी एनर्जी, एनर्जी मनी, मनी एनर्जी, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को ही हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं। संवहन, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। एक और इसका नाम है सार्वजनिक वाहक। क्या इसका नाम है, सार्वजनिक वाहक। एटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वाहक भी बोलते हैं। सार्वजनिक वाहक एटीपी को ही हम लोग बोलते हैं। एटीपी क्या है, तो सार्वजनिक वाहक। वाहक का मतलब समझेंगे, स्टोर करके रखने वाला, स्टोर करके रखे या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वालों को हम लोग वाहक कहते हैं। चूंकि सार्वजनिक वाहक की बात हो रहा है, मतलब सभी जगह आपके बॉडी में एक एक पार्ट्स में ले जाने का काम कौन करता है, एटीपी करता है। तो यहां तक समझ गए। अब बातें करते हैं एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं। तो एटीपी को जैव ऊर्जा इसलिए कहते हैं, देखिए जीव दो तरह के होते हैं, एक सजीव होते हैं, जीव दो तरह के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। सजीव वो होते हैं, निर्जीव सजीव वो होते हैं जिनमें शोषण की क्रिया होती है, ऊर्जा का निष्पादन होता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है। और निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो इसको निर्जीव को अजैव बोलते हैं और सजीव को क्या बोलते हैं, जैव बोलते हैं। सजीव को क्या बोलते हैं, जैव बोलते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एक बात आता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज चूंकि प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा रहता है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी हम लोग कहते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन भी हम लोग कहते हैं। अब बातें करते हैं